नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज के अंदर। ऑप्शन स्ट्रेटजीज के अंदर आज हम बात करेंगे लॉन्ग हेज की, और किसका इस्तेमाल करके? स्टॉक के फ्यूचर का इस्तेमाल करना है। स्टॉक के फ्यूचर का इस्तेमाल करना है। लॉन्ग हेज, ये पूरी की पूरी जो अब वीडियोस की सीरीज आने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन और जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज हैं उन पर आने वाली है। पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे वीडियोस की, जो कि ऑप्शन और फ्यूचर स्ट्रेटजीज को लेकर होगी। तो उसी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग हेजिंग यूजिंग स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक का फ्यूचर का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने लॉस को कम कर सकते हैं और अपने जो पोर्टफोलियो है या अपनी जो पोजीशंस हैं उसको कैसे हेज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी ट्रेडिंग और आर्बिट्रेशन के लिए भी काम आएगी, जो कि हम आपको आगे जो भी स्ट्रेटजी इससे संबंधित होंगी उनमें सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो फ्यूचर है किसी भी स्टॉक का, वो ऑलमोस्ट साथ साथ चलता है। जो स्पॉट प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस होता है उस स्टॉक का, ठीक है। लेट्स से कि कोई XYZ कंपनी है, ठीक है। तो उसका जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस का मतलब है कि जो भी ट्रेडेड प्राइस है, जहाँ पर अभी वो जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। लेट्स से SBI 100 रुपये पर चल रहा है, तो स्पॉट प्राइस हो गया 100 रुपये। अब इसका जो फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट प्राइस के आसपास होता है, यानी इनके बिल्कुल ये साथ साथ चलने वाली चीज़ होती है, फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लॉन्ग हेजिंग यूजिंग स्टॉक फ्यूचर, तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले लॉन्ग हेजिंग या लॉन्ग हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक का फ्यूचर हमें इस्तेमाल करना है। लॉन्ग हेज का मतलब है जब आप बाय करते हैं। लॉन्ग हेज का मतलब है कि हेज यानी लॉन्ग का मतलब है कि जब आप बाय करते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं या आपने बाय की पोजीशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग हेज और बाय। तो जैसे कि आप इनके नाम से समझ ही गए, आपको यहाँ पर एक बाय की पोजीशन बनानी है। किसके अंदर? स्टॉक के फ्यूचर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है XYZ, उस कंपनी का कोई जो स्टॉक प्राइस है वो चल रहा है 100 रुपये। कब चल रहा है? जनवरी 2025, यानी इस महीने। अब मान लीजिए कि जनवरी 2025 में उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये चल रहा है, और आपको अगले महीने फरवरी के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, और इस कंपनी के आप 100 शेयर, यानी 1000 ले लेते हैं, चलो 1000 शेयर, 1000 शेयर बाय करना चाहते हैं। लेकिन इस महीने यानी जनवरी में आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1000 शेयर बाय करें, क्योंकि 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1000 शेयर की जो टोटल कीमत होगी वो 1 लाख रुपए होगी, ठीक है। किसी भी कारणवश आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फरवरी के अंदर आपने कोई FD करवा रखी है बैंक के अंदर, वो मैच्योर हो जाएगी, तो उससे जो पैसा आएगा उनसे आप ये जो XYZ कंपनी के 1000 शेयर है उनको खरीद लोगे। लेकिन FD मान लीजिए यहाँ पर, या कोई भी आपका मतलब किसी भी जरिए से अगले महीने आपका पैसा आएगा और तब आप ये शेयर खरीदोगे, लेकिन उसके लिए 1 महीना है पूरा पूरा। तो अब 2 केस हो सकते हैं। या तो ये जो कंपनी है XYZ
इसके साथ दो केस हो सकते हैं अगले महीने के संदर्भ में। पहला तो ये कि कंपनी का जो प्राइस है या स्टॉक प्राइस है वो 100 रुपये से बढ़कर कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। वो पहला केस तो यही है। और दूसरा केस ये है कि कंपनी का प्राइस जो फिलहाल 100 रुपये चल रहा है उससे घटकर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी वो डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। या तो कंपनी का प्राइस बढ़ेगा 1 महीने के बाद क्योंकि आपको बाय करना है, इन्वेस्ट करना है, या कंपनी का प्राइस घटेगा। दो ही केस हो सकते हैं। तो दोनों ही संदर्भ में, दोनों ही केसों के संदर्भ में आपका लॉस कहाँ पर होगा? अगर फिलहाल जो शेयर 100 रुपये का चल रहा है, अगर वो 100 रुपये से बढ़ जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा, कितना भी चला जा सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, तो ऐसे में जो चीज़ आपको 100 रुपये में आज मिल रही है 1 महीने बाद अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। लेकिन अगर उसकी कीमत घट जाती है, 100 रुपये से उसकी कीमत 95 हो जाती है, 90, 80, 70, 60, 50 कुछ भी हो सकती है, तब आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। नहीं, हाँ प्रॉफिट होगा ऐसे केस में। लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर कोई भी ये नहीं बता सकता कि 1 महीने बाद इस कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं उसका रियल में क्या होगा, यानी जो इसकी वैल्यू है या शेयर प्राइस है वो बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे और घटेंगे तो कितना घटेंगे, ये कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे केस के अंदर उस स्टॉक का जो फ्यूचर होता है उसको हम बाय करते हैं, यानी उसमें एक लॉन्ग हेज बनाते हैं। हमारे पास अभी हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ना हमने कुछ खरीदा है, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि कोई भी XYZ कंपनी है, उसके 1000 शेयर खरीदने हैं, फिलहाल 100 रुपये उसकी कीमत चल रही है, लेकिन अगले महीने खरीदने हैं और अगले महीने कुछ भी हो सकता है। अगले महीने कंपनी के शेयर बढ़ सकते हैं या शेयर की वैल्यू घट सकती है। तो ऐसे केस में हम इसका जो फ्यूचर है स्टॉक का उसको क्या करेंगे, हम उसको बाय करते हैं हेज करने के लिए। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर लेट्स से के जो XYZ कंपनी है उसका जो फ्यूचर है अगले महीने का यानी फरवरी का, लेट्स से 28 फरवरी 2025 का जो फ्यूचर प्राइस है इस XYZ कंपनी के स्टॉक का वो चल रहा है 102 रुपये और 50 पैसे, ये मान लीजिए। तो अब आपको बाय करना है हेजिंग करने के लिए। आपने कितने स्टॉक शेयर खरीदने उस कंपनी के? 100। और इसके फ्यूचर के अंदर कितने शेयर हैं वो हमें पता चलता है क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर होते हैं लॉट। लेट्स से कि इसके फ्यूचर के एक लॉट के अंदर 500 शेयर है, तो हमें जाहिर सी बात है तो फ्यूचर के 2 लॉट खरीदने पड़ेंगे, तब जाके 500 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 100 शेयर होंगे, ठीक है। तो हमने 2 लॉट बाय कर लिए, 2 लॉट बाय कर लिए 28 फैब वाले फ्यूचर के, कितने प्राइस पर? 102 रुपये और 50 पैसे पर, ठीक है। ओके, ये हो गया यहाँ तक पूरी इस एग्जाम्पल की डेफिनेशन। अब जैसा कि उस व्यक्ति ने सोचा था कि 2 केस हो सकते हैं, या तो ऊपर जाएगी XYZ कंपनी या उसके शेयर प्राइस XYZ कंपनी के नीचे आएंगे। तो पहला केस ले लेते हैं हम। लेट्स से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर चढ़ गया, वो 100 रुपये से XYZ कंपनी के प्राइस 100 रुपये से हो गए 150, प्रति शेयर 50 रुपये का इजाफा हो गया। और अब उस व्यक्ति की जो भी FD थी या जहाँ से भी उसको पैसा आना था वो भी उसके पास समझ लीजिए आ गया। लेकिन जो पिछले महीने 100 रुपये की मिल रही थी चीज़, अब उसकी दाम कितने हो गए? 150। तो 150 रुपये के हिसाब से उसे 1000 शेयर खरीदने थे, तो कितने रुपए अब उसको टोटल पे करने पड़ेंगे? 1,50,000। यहाँ पर अब वो देखता है कि जो फ्यूचर फरवरी 28 वाला जो फ्यूचर उसने बाय कर रखा था
कितने प्राइस पर? 102 रुपये 50 पैसे पर, वो भी बढ़ेगा क्योंकि जो स्पॉट प्राइस के साथ साथ चलता है। लेट्स से उसकी कीमत 152 रुपये और 50 पैसे अब हो गई है, फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसने बाय कितने पे किया था पिछले महीने जनवरी में? 102 रुपये 50 पैसे पे, और क्योंकि स्पॉट प्राइस भी बढ़ गया है तो उसका फ्यूचर प्राइस भी बढ़कर 152 रुपये 50 पैसे हो गया मान लीजिए। तब दोनों के बीच डिफरेंस कितना, यानी उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से अगर ये घटाएंगे 50, टोटल उसे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रति शेयर जो प्रॉफिट हुआ है उसे 50 रुपये का हुआ है। उसने कितने लॉट बाय किए थे? 2, तो टोटल एक लॉट में 500 शेयर थे तो 2 में हो गए 1000, प्रति शेयर उसको प्रॉफिट हुआ 50 का, तो टोटल उसे प्रॉफिट हुआ उसकी फ्यूचर पोजीशंस के ऊपर 50,000 का। तो अब वो क्या करेगा? अब अगर वो खरीदेगा, स्टॉक है 150 रुपये के आसपास, ठीक है, फ्यूचर में उसे प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, तो जो ये प्रॉफिट हुआ है ये तो एडिशनल है, प्रॉफिट हो गया है। अगर वो इसकी कीमत को इससे कम कर दे, उसे अभी लगने हैं 1.5 लाख और 50,000 उसे प्रॉफिट हुआ, यानी 50,000 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे। तो अगर हम 1.5 लाख में से 50,000 जो फ्यूचर का प्रॉफिट है वो कम कर देते हैं तो कितने बचते हैं? 1 लाख रुपये। ठीक है, तो अब उसे 1000 शेयर खरीदने हैं, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए के हिसाब से 1000 शेयर के कितने रुपए बनते हैं? 100 रुपये प्रति शेयर। तो अब अगर वो 1000 शेयर खरीदता है ना इसी प्राइस पर, तो उसे 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, ये आपने एक बार देख लीजिए, इसे पॉज करके देख लीजिए। तो 150 रुपये का शेयर है, ठीक है, अभी चल रहा है करंट शेयर फरवरी के अंदर, मान लीजिए तो मार्केट प्राइस चल रहा है उसका करंट प्राइस 150 रुपये चल रहा है XYZ कंपनी के शेयर का। लेकिन उसने 1.5 लाख रुपये का अभी कीमत, अगर वो 1000 शेयर खरीदेगा, लेकिन उसके 50,000 जो फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट हुआ है वो उसने इसमें से कम कर लिया, कम ही होगा क्योंकि वो इसे प्राप्त हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल जो उसकी लागत है वो कितनी आ गई? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये है अब उसके पास, अगर वो 1000 शेयर खरीदना चाहेगा तो कितने आएंगे उसके पास? टोटल वैल्यू कितनी पड़ेगी? 100 रुपये प्रति शेयर, 100% नहीं, 100 रुपये पर शेयर। भले ही शेयर 150 रुपये है, लेकिन क्योंकि उसने फ्यूचर बाय कर रखा था और उसे जो प्रॉफिट हुआ है जब वो उसके अंदर से माइनस होगा, तो जो 1 लाख रुपये है अगर हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उस शेयर प्रति शेयर को बाय करने की, वो आएगी 100 रुपये प्रति शेयर। एक महीने पहले कितनी थी जनवरी में, जब भी 100 रुपये थी, और अभी फरवरी के अंदर भी कितनी मिलेगी उसे? 100 रुपये प्रति शेयर। ये भी इसके स्पॉट प्राइस यानी फ्यूचर प्राइस के आसपास ही है। तो ऐसे उस व्यक्ति ने अपनी जो फ्यूचर की जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग थी, यानी फ्यूचर में अगर वो कोई परचेज करना चाहता था या बाय करना चाहता था किसी भी स्टॉक्स को, तो ऐसे स्ट्रेटजी बनाकर वो अपनी फ्यूचर बाइंग को एडजस्ट कर सकता है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के द्वारा। ये तो था पहला केस जहां स्टॉक प्राइस बढ़ गया। अब दूसरा केस देखते हैं। तो लेट्स से कि जनवरी के अंदर XYZ कंपनी का प्राइस 100 रुपये प्रति शेयर था। केस नंबर 2, लेट्स से इसके प्राइस घट गए, कंपनी के प्राइस घट गए, और जो ये 100 रुपये वाला शेयर था XYZ कंपनी का, ये आ गया 80 रुपये प्रति शेयर। ठीक है, अब अगर वो 1000 शेयर खरीदेगा तो कितने रुपए के पड़ेंगे उसे? 80,000 रुपये के। ठीक है, लेकिन उसने क्या कर रखा था, जो फरवरी 28 वाला फ्यूचर था वो भी बाय कर रखा था। उसके 2 लॉट बाय कर रखे थे, एक लॉट में 500 शेयर थे तो 2 लॉट में हो गए 1000 शेयर। तो जो इसका फ्यूचर है
28 फरवरी वाला, उसके दाम भी घटेंगे। वो भी कितना कम होगा, चलिए उस पर बात करते हैं। लेट्स से कि वो कम होके 82 रुपये और 50 पैसे हो गया है। ठीक है, फ्यूचर प्राइस 82 रुपये 50 पैसे पे हो गया है। इसने खरीदे थे 102 रुपये 50 पैसे पे फ्यूचर, अब वो घट के रह गया है 102 वाला घट के रह गया 82 रुपये 50 पैसे। तो टोटल जो लॉस है वो कितने रुपए का है? 20 रुपये का है पर शेयर, क्योंकि उसने 2 लॉट खरीद रखे थे तो 1000 शेयर पर उसे लॉस हुआ 20,000 रुपये। तो ये जो पोजीशन बनाई थी उसने यहाँ पे 102 रुपये 50 पैसे पे खरीदा था, क्योंकि मार्केट में जो शेयर प्राइस है उस कंपनी के कम हो गए तो इसका फ्यूचर का प्राइस भी कम हो जाएगा डेफिनेटली। तो जो लॉस हुआ उसे 20 रुपये प्रति शेयर का हुआ, और 1000 शेयर यानी 2 लॉट के हिसाब से टोटल जो लॉस है वो 20,000 का है। ठीक है, तो अब वो शेयर बाय करेगा तो कितने का पड़ेगा उसको? तो 80,000 नेट वैल्यू। और जो ये लॉस हुआ है इन 20,000 को भी तो अब उसे भरना पड़ेगा ना। ये 20,000 तो गए, ये 20,000 गए उसके अकाउंट से, यानी जो भी उसके डीमेट अकाउंट में थे, जो 20,000 का लॉस हो रहा है ये भी उसे अभी पूरा करना पड़ेगा। तो ये 20,000 भी ऐड करेंगे हम टोटल कॉस्ट में, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपये दोबारा से। तो जो ये वैल्यू है टोटल, अब ये कितनी होगी? 1,00,000। तो अब इस 1,00,000 रुपये के हिसाब से जब वो 1000 शेयर अब बाय करेगा इस कंपनी के, तब कितने पड़ेंगे उसको? फिर से वही 100 रुपये प्रति शेयर। तो दोनों ही केसेस में उसने अपने रिस्क को हैजिंग के माध्यम से क्या कर दिया? कम कर दिया। ये जो वैल्यू है फ्यूचर की और स्टॉक की, इसको आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी हो सकती है, अलग अलग बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। तो पहला केस था जब जो XYZ कंपनी का था शेयर प्राइस था वो बढ़कर 150 हो गया 100 रुपये से। दूसरे केस में वो 80 रुपये हो गया घटकर। तो दोनों ही केसेस में जब बाद में उसने पूरा एस्टिमेट लगाया अगले महीने वो जब वो शेयर खरीदेगा तो कितने के पड़ रहे हैं उसे? 100 रुपये के 100 रुपये के। ये थोड़ा 2-3 रुपये या कुछ रुपये आगे पीछे हो सकता है जब आप इसे रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं कभी भी, क्योंकि कंपनी का स्टॉक कितना भी ऊपर जाए या कितना भी नीचे जाए, जब आपने उसका फ्यूचर बाय कर रखा है तो स्पॉट प्राइस के साथ फ्यूचर का प्राइस भी मूव करेगा, और जो आपको परचेजिंग प्राइस प्राप्त हो यानी जब आपको बाय के लिए जो भी कॉस्ट पड़ेगा प्रति शेयर का, वो भी विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर प्राइस और जो भी कैलकुलेशन आती है उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा, उसके साथ साथ कोरिलेट करेगा। तो जो ओरिजिनल प्राइस होगा जो अभी चल रहा है उससे हमेशा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है लॉन्ग हैजिंग की स्टॉक्स के फ्यूचर के अंदर, ये काम आती है जब आप फ्यूचर के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं किसी कंपनी के स्टॉक खरीदने के लिए या उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप ऐसे इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके अपने जो लॉसेस हैं उसको बैलेंस कर सकते हैं, यानी इसकी जो कीमत है अगर वो कितनी भी बढ़े या घटे, दोनों ही सूरत में आपको जो बाइंग प्राइस प्राप्त होगा वो जो ज़रूरी नहीं है कि इस एग्जांपल की तरह वो एग्जैक्ट 100 रुपये ही मिलेगा, वो कुछ रुपए ऊपर या नीचे हो सकता है, कुछ रुपए ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में तो 150 रुपये हो जाते हैं उस कंपनी का शेयर, यानी प्रति शेयर आपको 50 का लॉस होता। लेकिन पहले केस में लॉस नहीं हुआ इतना, और दूसरे केस में जब 80 रुपये हो जाते तब तो प्रॉफिट होता, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है ना। इस बात पर कौन ट्रेड ले कि अगले महीने जो शेयर प्राइस हैं किसी भी कंपनी के वो इतने रहेंगे और मैं तब खरीदूंगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो इसलिए लॉन्ग हैजिंग स्टॉक फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और
फ्यूचर स्ट्रेटजीज के अंदर ये काम आती है। तो ये थी पूरी वीडियो इसके बारे में। अगर आपको फ्यूचर्स के बारे में जानना है तो उसकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। हमने ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों के ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और ऊपर आई बटन में दी गई है, आप जाकर समझ सकते हैं। तो ये था ऑप्शन और फ्यूचर स्ट्रेटजीज की सीरीज़ के अंदर पहली वीडियो। जल्द ही दूसरी वीडियो आने वाली है, जहाँ पर हम स्टॉक फ्यूचर के अंदर लॉन्ग हेजिंग की जगह शॉर्ट हेजिंग का कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।